तो जैसे बाबू देखो, ये क्या है, सर्कुलर रिंग है। ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर रिंग है। ये सर्कुलर रिंग है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन लिखाया था कि एक रिंग है जिसपे क्या है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पीछे क्लास में बताया है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो ये क्या दिया हुआ है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ है। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू आपका क्या है, टोटल चार्ज सपोज क्यू है अपॉन, क्योंकि अगर इस रिंग का रेडियस अगर r है, रिंग का रेडियस r है, तो रिंग का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r। 2 पाई r। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है उसका वैल्यू q अपॉन 2 पाई r। रिंग, ठीक है, ऐसा करके रिंग रखा हुआ वो वैसे जो कड़ा वगैरह हम लोग पहनते हैं ना, वही रिंग हो गया। उसी पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी से उसके सेंटर से x डिस्टेंस हम लोग क्या जाते हैं, अवे जाते हैं, उससे x डिस्टेंस अवे जाते हैं। तो मान लेते हैं इस x डिस्टेंस अवे क्या है आपका, कोई पॉइंट P है। यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या किया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया। जैसे क्या होता है कि अभी तक जो है हमने मोनोपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, वो सब क्या था आपका, एक पॉइंट चार्ज था। क्या था, एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, ऐसा करके ऐसे कि भाई Q1 था यहाँ पे, यहाँ Q2 था, चाहे यहाँ माइनस Q था, यहाँ प्लस Q, ऐसे करके। अब क्या होता है, चूंकि रिंग है, रिंग पे चार्ज है, तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट चार्ज नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज हो गया। ठीक है, हर एक पॉइंट पे, रिंग के हर एक पॉइंट पे क्या है, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इस रिंग के हर एक पॉइंट पे क्या है, आपके पास चार्ज है। ठीक है, तो इट इज अ कंटिन्यूअस चार्ज। ये क्या है, ये कंटिन्यूअस चार्ज है। तो कंटिन्यूअस चार्ज में हम लोग को क्या करना पड़ा, जैसे देखो रिंग को अगर हम खोलेंगे तो क्या होगा, एक लेंथ हो जाएगा, 2 पाई r लेंथ का हो जाएगा टोटल लेंथ। रिंग अगर हम कट करके इसको फैला देते हैं तो ये 2 पाई r लेंथ का हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, अगर मान लेते हैं कुल लेंथ l है, 2 पाई r क्या है, वो l के इक्वल। तो वही कहा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, जहां l का वैल्यू 2 पाई r है। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, dl, स्मॉल लेंथ, वेरी 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 स्मॉल लेंथ। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीट चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज कंटिन्यूअस का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, dl यहाँ पे फिर ऐसे ही एक छोटा एलिमेंट लेंगे dl, फिर ऐसे ही छोटा एलिमेंट dl, ऐसे ही छोटा एलिमेंट dl। तो ऐसे करते करते dl 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 सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो वही एडिशन क्या कहला जाता है, वही एडिशन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कहलाता है। ठीक है, वही एडिशन जब हम लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐड करते हैं तो वही एडिशन जो है एक्चुअल में वो इंटीग्रेशन और एडिशन एक ही बात हो जाती है। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज जो है हर एक पॉइंट पे है, रिंग पे हर एक पॉइंट पे रिंग पे है, इसीलिए यहाँ हम लोग को इंटीग्रेशन का यूज कर कर करके पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो हम यहाँ पे एक dl एलिमेंट है, हमने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट dl, मतलब इस रिंग का एकदम सबसे छोटा टुकड़ा जो हो सकता है, अगर हम कट करके सबसे छोटा टुकड़ा बना सकते हैं, उसी का नाम हमने क्या दिया, dl दिया। इस स्मॉल एलिमेंट के द्वारा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल एलिमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया उसका नाम हमने डीई रखा, डीई। ठीक है। पिछले क्लास में भी हमने जब थीटा लिया था, आपको याद होगा, जब डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे कर रहे थे, ये ब्रोडॉन पोजीशन पे, तो हमने देखा था कि हमने जहां पे निकाल रहे थे पॉइंट पी पे हमने क्या लिया था, थीटा एंगल लिया था। जहां निकाल रहे थे वहां थीटा लिए थे। ठीक है, वहां पे पहली बार हम थीटा का यूज किए। यहाँ पे भी हुआ, जिस पॉइंट पे निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो डिस्टेंस है और यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन आया है उसके बीच का एंगल हमने क्या ले लिया, इसके बीच का एंगल को हम डी थीटा कर रहे हैं, डी थीटा। ठीक है, सब लोग का अपना अपना तरीका होता है डेरिवेशन का। हम जो भी करवा रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हो सकता है कि आपका कोई टीचर कोई दूसरे तरीके से बताए। ठीक है, एंगल को क्या ले लिए, थीटा लीजिए, डी थीटा नहीं थीटा। ठीक है, थीटा, चूंकि यहाँ पे बड़ा एंगल हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, थीटा ले लेते हैं। एंगल को क्या लिए, थीटा ले लिए। ठीक है, कोई इधर के तरफ थीटा लेगा, कोई करेगा, तो उसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कोई भी एक चीज है याद कीजिएगा। सिमिलरली हुआ, जैसे जिस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाला एलिमेंट से एग्जैक्टली होगा, अगर हम एग्जैक्टली नीचे वाला एलिमेंट ऐसे कट कर दें तो इसके द्वारा भी क्या होगा, इसका काउंटर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसके द्वारा भी इधर क्या होगा, डीई ही होगा, डीई ही होगा। डीई, ऊपर थीटा है, नीचे भी थीटा है। तो मान लेते हैं, देखो, ठीक है, अब ये एकदम बेसिक चीजें आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। बेसिक चीज क्या आना चाहिए, क्योंकि वो वेक्टर का तो यूज पड़ेगा आपको। जैसे देखो, ऐसे करके बउआ ये वाला लाइन, ये डीई है, ऐसे करके डीई है, ऐसे क्या है, डीई है। हमने आपको बताया है कि कभी भी, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी को हम स्प्लिट अप करेंगे। ठीक है, स्प्लिट अप करेंगे। ये थीटा है, नीचे भी एंगल थीटा है। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दिए इसे, ये थीटा, नीचे भी थीटा एंगल ही होगा। तो जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। सिमिलरली ये थीटा है तो नीचे वाला भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। तो क्या है, इस डॉटेड लाइन के साथ में क्या है आपका डीई जो है, इस डॉटेड लाइन के साथ में क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो हमने पीछे क्लास में एकदम बताया था कि भाई जिसके साथ में एंगल थीटा होता है, कोई भी वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर बउआ कैसे भी है, अगर एफ नाम का कोई फोर्स है, इसके साथ एंगल थीटा है, तो जिसके साथ थीटा होता है उधर आपका एफ कॉस थीटा टूटेगा, जिसके साथ थीटा नहीं होता है उधर आपका एफ साइन थीटा टूटता है। हम बोले थे इतना तो कम से कम वेक्टर में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सेम कहानी है बउआ, कि यहाँ पे आपका क्या है, डीई है, तो इधर के तरफ क्या टूट जाएगा आपका, डीई कॉस थीटा, और ऊपर के तरफ क्या टूट जाएगा आपका, डीई साइन थीटा। ठीक है, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कॉस थीटा। तो बउआ इस डीई कंपोनेंट का एक कंपोनेंट इधर क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ऊपर के तरफ क्या हो जाएगा, डीई। चूंकि हम बोले हमेशा वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट पे ब्रेक होता है, डी ऐसे है तो एक इधर कोऑर्डिनेट y हो गया, इधर x हो गया, ये थीटा है, इधर डीई cos थीटा, इधर डीई sin थीटा। ठीक है, ये डीई था हमारा, तो इधर डीई cos थीटा, इधर आपका क्या हो गया, डीई sin थीटा, डीई sin थीटा। सिमिलरली बाबू, सिमिलरली ये जो नीचे वाला वेक्टर है डीई, देखो डीई ऐसा करके वेक्टर है, ऐसा डीई वेक्टर है, ये नीचे वाला, और ये डॉटेड लाइन के साथ में क्या बना रहा है एंगल, थीटा बना रहा है डॉटेड लाइन के साथ में।
तो इस DE का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, क्योंकि इसके साथ थीटा है, जिसके साथ थीटा रहता है उसके साथ क्या आता है, D cos थीटा आता है। जिसके साथ थीटा नहीं आता है, तो चूंकि वेक्टर इधर है तो इसका परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कैसे होगा, नीचे की तरफ। जब DE ऊपर था ऐसे, तो एक कोऑर्डिनेट इधर बना, एक ऊपर की तरफ ऐसे करके। DE अगर नीचे है तो एक इधर एक नीचे की तरफ ऐसे है, ठीक है। तो सिमिलरली इधर D cos थीटा, इधर DE sin थीटा, ठीक है, टूटेगा। तो सेम कहानी आपका हो गया, इस DE का एक कंपोनेंट इधर की तरफ टूटेगा और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट जो क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या टूटेगा, नीचे तरफ टूटेगा, जो क्या हो जाएगा, DE sin थीटा, DE sin थीटा। डायग्राम में कुछ भी तकलीफ है तो पूछ लो, कुछ भी तकलीफ है तो। और भी कुछ तो डाउट है, कुछ भी यहाँ पे तक में। ठीक है, देखो तो हमारे पास अब दो चीज है, एकदम हम देखो एकदम क्लियर लैंग्वेज में हम बता रहे हैं। यहाँ पे दो चीज है, एक तो DE sin थीटा देखो ऊपर की तरफ है, DE sin थीटा नीचे तरफ है, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट। दो इक्वल वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और अगर वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है तो क्या करता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। एग्जैक्टली 180 डिग्री पे है DE sin थीटा, और ऊपर की तरफ DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इधर क्या हो जाएगा, DE cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। तो एक D cos थीटा, एक दूसरा D cos थीटा है, तो क्या हो जाएगा 2DE cos थीटा। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहेंगे रिंग के द्वारा, क्या हो जाएगा 2DE cos थीटा। एक तो ये चीज हुआ। अब जैसे देखो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है कि टोटल क्या हुआ, 2DE cos थीटा। पहले हम DE का वैल्यू लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, DE का वैल्यू, DE। तो D क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट है, एकदम स्मॉल से स्मॉल एलिमेंट है, तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 1/4πε0। ये क्या है, DL एलिमेंट है, DL। तो देखो बाबू, इसको हम लोग कैसे कह पाएंगे, इसको हम लोग कैसे कहेंगे कि जो लेमडा चार्ज है वो यूनिट लेंथ पे है, ठीक है। क्या है कि यूनिट लेंथ पे, यानी कि 1 यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का अमाउंट है वो लेमडा है। तो DL लेंथ पे कुल चार्ज कितना होगा, जैसे हम कहे 1 यूनिट, यानी कि 1 पेन का कॉस्ट जो है 10 रुपीज है। अगर हम कहे कि 1 पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, तो 5 पेन का कॉस्ट कितना होगा, तो 10 इंटू 5। वैसे ही 1 यूनिट लेंथ पे टोटल चार्ज लेमडा है, क्योंकि बउआ हमने पीछे क्लास में भी है, नहीं तो आपको बोले थे लास्ट क्लास में भी कि आप सोच के आइएगा कि लेमडा, सिग्मा और रॉ, ठीक है। हमने जल्दी में लिखा दिया था लास्ट क्लास में कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका फिजिकल मीनिंग समझना होगा कि लेमडा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है। 1 यूनिट पे जो चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सरफेस एरिया, 1 यूनिट ऑफ सरफेस एरिया पे जो चार्ज होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे 1 यूनिट वॉल्यूम पे जो चार्ज होता है, तो यहाँ लेमडा क्या है, लेमडा कहीं भी दिया जाए इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो 1 यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, तो DL यूनिट लेंथ पे क्या हो जाएगा चार्ज, लेमडा DL, ठीक है। तो इसको हमें जो पॉइंट चार्ज मान करके कर रहे हैं कि के क्यू, क्यू क्या हो गया, DL लेंथ पे कितना चार्ज है, लेमडा DL, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस लिए हैं
तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट अंडर। तो यहाँ पे क्या है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या हो गया डीई का वैल्यू, ये डीई का वैल्यू हो गया। अब अगर हम लोग डीई कॉस थीटा का वैल्यू लिखेंगे, डीई जो किधर के आया है डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, तो डीई का वैल्यू तो हम लिख लिए 1/4πε0 लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अनुष्का बता पाएंगे कि डी कॉस थीटा में डी का वैल्यू तो लिखे, कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिख पाएंगे फिगर से? कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? डी अब इसमें क्या तकलीफ है बउआ, हम बोलते हैं कि आप पूछो, जो भी चीज अगर समझ नहीं आता है तो जैसे ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है, ये आपका ऐसा करके ट्रायंगल बना हुआ है, ये डिस्टेंस एक्स है बउआ, ये रिंग ऐसे बना हुआ है, ऐसे रिंग है, रिंग बउआ ऐसे सोया हुआ नहीं है, रिंग खड़ा है ना, खड़ा रिंग को हम कैसे दिखा पाएंगे? इसका मतलब रिंग ऐसे खड़ा है, इस सोया हुआ रिंग नहीं है, खड़ा है, ठीक है। जैसे कड़ा अगर पहनती हो तो ऐसे खड़ा करके रखोगी कॉपी पे, तो वही है। तो यहाँ पे क्या है देखो 90 डिग्री बन रहा है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डिस्टेंस आर है, यहाँ से हाँ हमने किया बउआ ऐसे, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू हमने लिया बउआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, ये हमने लिया। तो साइन थीटा अगर लिखना होता, अगर मान लेते हैं यहाँ साइन थीटा होता तो पी बाय एच लिखते हैं, तो आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर लिखते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है पी बाय एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है जहां थीटा होता है जिसके साथ बनता है वही बेस होता है, और ट्रायंगल कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा चीज है, वो तो नहीं बदलता है, पी और बी बदल सकता है एक दूसरे में। तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे इसके लिए थीटा अगर होता है, सपोज यहाँ थीटा होता तो थीटा जिसके साथ होता है वो बेस कहलाता है, तो ये बेस होता है, हाइपोटेनस फिक्स होता है ट्रायंगल में बाबू। तो अगर ये थीटा होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये बेस होता, ये हाइपोटेनस। लेकिन अगर यहाँ थीटा ना होकर के ये थीटा है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। तो cos थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका एक्स है और हाइपोटेनस क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। इसी को क्या लिख देते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर ना लिख करके 1/2 स्क्वायर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0, 1/4πε0 एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लास्ट क्लास में सेम चीज पूछे थे, पावर 1 है पावर हाफ है, सेम बेस में पावर प्लस होता है तो 3/2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेमडा डीएल बचा, लेमडा डीएल को लास्ट में लिखे मान लेते हैं। ये हमारा डीई कॉस थीटा का वैल्यू हो गया, ये क्या होगा डीई कॉस थीटा का, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा बउआ, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, इसी को क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक क्लोज लूप में है तो हम देखो इंटीग्रेशन ऐसे करके दिए, मान लो हम ऐसे करके अगर इंटीग्रेशन दे देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे दे देते हैं, और इसमें बउआ अगर हम ऐसे करके तो इसको हम लोग क्लोज इंटीग्रल कहते हैं। जैसे रिंग है बउआ, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके खत्म होता है, तो हम चाहें तो ऐसे दे सकते हैं, है ना, क्लोज इंटीग्रल। और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है, क्या बता रहे हैं बाबू,
कि आपको जो है डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा 2 DE cos थीटा आया है। क्या आया? 2 DE cos थीटा। तो हमारे पास आया कुल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 DE cos थीटा। लेकिन हम 2 DE cos थीटा ना लिख करके हम सिर्फ DE cos थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, DE cos थीटा का वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 इंटू DL। अब दिमाग में आपका आएगा कि भाई 2 DE cos थीटा टोटल तो आया 2 DE cos थीटा, फिर आपने DE cos थीटा का वैल्यू क्यों लिखा? ठीक है, आपके दिमाग में आएगा DE cos थीटा का वैल्यू आप क्यों लिख रहे हैं भाई? हमारे पास 2 DE cos थीटा। तो देखो बाबू, अगर हम DE cos थीटा का सिर्फ वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, तो हमको इंटीग्रेशन जो है 0 से लेकर करके क्या करना पड़ेगा? 2 पाई r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2 पाई r, चूंकि बउआ ये रिंग है, रिंग को हमने क्या किया है? स्मॉल यूनिट में डिवाइड किया है। ये डीएल एलिमेंट है, ये भी डीएल 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 है। ऐसे करते करते ये सारे डीएल को ऐड करेंगे तो क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर हम इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई r रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया बउआ? कि हमारा पहला एलिमेंट 0 पे है और लास्ट एलिमेंट क्या है? 2 पाई r पे है। जहां चले वहीं आगे। तो हमको बउआ 2 DE cos थीटा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ DE cos थीटा करना पड़ेगा। अगर हम इंटीग्रेशन में 0 से 2 पाई r के जगह सिर्फ पाई r करेंगे, क्या करेंगे? पाई r, 0 से चलिए पाई r, हाफ सर्कल बउआ, तब हमको यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा बउआ, 2। तो क्या है कि हम टोटल वैल्यू 2 DE cos थीटा आ रहा है। अगर हम इंटीग्रेशन में 0 से पाई r लिखेंगे, पाई r हाफ सर्कल, ठीक है, तब बउआ 2 DE cos थीटा लिखेंगे। अगर हम 0 से 2 पाई r लिख देते हैं तो सिर्फ बउआ हमको एक एलिमेंट का ही लिखना पड़ेगा, जिसका वैल्यू इस कोऑर्डिनेट में DE cos थीटा आएगा। तो हमने DE cos थीटा का वैल्यू, अगर आप इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 से पाई r देते हो, तब यहाँ पे 2 DE cos थीटा का लिखना पड़ेगा वैल्यू। अगर इंटीग्रेशन का लिमिट आप जो है 0 से 2 पाई r देते हो, तब बउआ 2 DE cos थीटा नहीं लिखना पड़ेगा, तब आपका सिर्फ DE cos थीटा, मतलब ये लिखना पड़ेगा। कंफ्यूजन है तो एकदम फ्रैंकली पूछो, कुछ भी कंफ्यूजन है तो फ्रैंकली पूछे सर ये। बोलो। ठीक है, तो बाबू अब इसको इंटीग्रेट हम लोग कर देंगे। अब देखिएगी क्या, इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स डिस्टेंस नहीं है बउआ, वेरिएबल एक्स डिस्टेंस फिक्स है कि इस रिंग से आप एक्स डिस्टेंस पे क्या है? फील्ड निकालना चाह रहे हैं। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? ये डीएल एलिमेंट है बउआ, इसीलिए हमको इंटीग्रेट क्या करना पड़ेगा? डीएल को। सबको इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। ठीक है, हटा रहे हैं। सबको इंटीग्रेशन से बाहर लाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, ये बाहर आ गया। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई r, ठीक है, 0 से 2 पाई r क्या हुआ? डीएल हो गया। हो गया बुआ, इंटीग्रेशन में इतना ही जान था इसमें। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एक्स, ठीक है, और डीएल का क्या है? 0 से 2 पाई इंटीग्रेशन डीएल का एल होता है। इंटीग्रेशन बाबू ये सब बेसिक चीज याद होना चाहिए। जैसे अगर एक्स डी एक्स होता है तो एक्स पे पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? एक्स पे पावर एन का क्या होता है? n+1 अपॉन n+1। अगर यहाँ पावर 2 होता तो 2+1 अपॉन 2+1। यहाँ पावर 10 होता तो 10+1
एक्स पे पावर 10 + 1 अपॉन 10 + 1, तो एक्स पे पावर 11 अपॉन 11 ऐसे होता है। लेकिन बाबू अगर सिर्फ आपका इंटीग्रेशन क्या है, dx है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x पे पावर 0 है, x पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो अगर सिर्फ इंटीग्रेशन dx है आपके पास, तो इसका मतलब x पे पावर 0 पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि लोग लिखते नहीं है, dl dy। तो कभी भी बाबू अगर इंटीग्रेशन आवे dx का तो x हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dx सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये dx नहीं है, x पे पावर 0 dx। किसी भी नंबर पे पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब 1 × dx लिखा है, 1 का मतलब x पे पावर 0 है। तो x पे पावर 0 क्या है, x पे पावर n का क्या होता है, x पे पावर n + 1 अपॉन n + 1, इसका मतलब x पे पावर 1, इसका मतलब x अपॉन 1, इसका मतलब x। तो dx रहे, dy रहे, dz रहे, dt रहे, ये सब का इंटीग्रेशन क्या है, सिंपली t dz z ऐसे। तो सेम कहानी बउआ, dl का क्या हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन l हो जाएगा, और लिमिट रखेंगे कहां से कहां, 0 से लेकर 2πr। तो पहले अपर लिमिट l के जगह रखेंगे 2πr - 0, तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2πr। तो λx अपॉन सॉरी λx इंटू 2πr अपॉन हो गया r² + x² पे पावर 3/2, r² + x² पे पावर 3/2। पूछिए सर जी, शर्माइए मत, जहां डाउट होता है पूछिए, है ना, इतना इससे ज्यादा चलो तो नहीं कोई बता पाएगा आपको धरती पे, ठीक है। और कुछ भी डाउट है तो पूछ लोगे अपना। इसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे फाइनली एक्सप्रेशन को, तो E = 1/4πε0, अनुष्का बताएगी कि लैम्डा मल्टीप्लाई 2πr एक टर्म है, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई 2πr, लैम्डा मल्टीप्लाई 2πr, क्या पारवी बताएगी आप? सबके पास बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो बउआ सबसे पहले हमने पिछले क्लास में भी एकदम स्ट्रेट दिया था इस पे, अभी भी हम स्टार्ट करने के पहले देखो बाबू, लैम्डा इंटू 2πr क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा टोटल चार्ज ऑन द रिंग। लैम्डा है यूनिट लेंथ पे चार्ज, और क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो लैम्डा इंटू 2πr क्या हो जाएगा बउआ, क्यू हो जाएगा। तो लैम्डा इंटू 2πr की जगह क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे, क्यू अपॉन 4πε0। बचा यहाँ क्या, लैम्डा 2πr को हमने क्यू में बदल दिया, बचा x अपॉन r² + x² पे पावर 3/2, r² + x² पे पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, ठीक है। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू सर्कुलर चार्ज distribution. It is the value of electric field due to circular charge distribution. ठीक है, कुछ भी है डाउट तो पूछ लिया कीजिए बउआ, कुछ भी ये मत सोचो कि भाई हम पूछेंगे तो शायद क्वेश्चन बहुत आसान होगा, यही है ना, पूछ लो, जो दिमाग में आता है उसमें पूछ लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास आ गया, मान लेते हैं 1/4πε को के लिख देते हैं, के QX अपॉन r² + x² पे पावर 3/2। आरवी तो समझ में आता है ना कि के का मतलब 1/4πε है, तो 1/4πε0 की जगह कहीं के लिखते हैं, कहीं डायरेक्ट 1/4πε लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया आपका के QX अपॉन r² + x² पे पावर 3/2, r² + x² पे पावर 3/2।
ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अनुष्का बताएगी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है आपका जो मैक्सिमम कहाँ हो सकता है या जीरो कहाँ हो सकता है। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपसे पूछेगा कि जीरो कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो कहाँ होगा। ये डायग्राम आपके पास है, ये डायग्राम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया है वो ये आया है। अब इसका देख कर करके मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना है कि हम इसमें कौन सा वैल्यू क्या पुट करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो जीरो हो जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। नीचे लिखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो when the value of electric field will be zero when बोलो बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो कब हो सकता है। इस एक्सप्रेशन में देखो के तो हाँ हाँ बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाँ जीरो का केस कब बनता है। हाँ, जब x इक्वल टू हाँ सही बोल रही है, बोलो। जब x का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस मतलब वो, एक मिनट से इसको मतलब डीप नहीं सोचना चाहिए। एक बात बताओ बाबू, हमको ई का वैल्यू जीरो आना चाहिए तो हम इंस्टेंटली क्यों नहीं सोचे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो आना चाहिए। तो हमें के तो फिक्स है बउआ, यहाँ पे 1/4 पैक्लॉन, क्यू तो रिंग पे फिक्स है बउआ, तो क्यू तो हमारा फिक्स है। आर बउआ अगर एक बार हमने रिंग बना दिया तो आर तो मेरा चेंज नहीं होगा, कैपिटल आर तो फिक्स है। तो मेरे पास क्या है एक्स, ये बउआ कि हम इस रिंग से हो सकता है कि हम जैसे यहाँ पे निकाले, हम इधर की तरफ बहुत दूर चले जाएं, तब देखेंगे अगर हम एक्स डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाते चले जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है। या हम एक्स को बउआ एकदम बहुत नजदीक लेते आवे, एकदम एक्स को यहाँ पे ले आए, तो अगर यहाँ पे एक्स को ले आए तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। और जब इस एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। सर्कुलर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है। तो कुछ सिंपल, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स लगाना है, कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, मैथमेटिक्स का हमने यूज किया। भाई एक्स का मतलब क्या है, एक्चुअल में एक्स का मतलब है कि भाई हम रिंग के सेंटर से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, हमने जनरल पॉइंट पी लिया था, ये डिस्टेंस को हमने एक्स लिया था। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, हम चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, चाहे तो हम यहाँ निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस कम होगा। तो मेरे दिमाग में आएगा ना कि भाई मैंने रिंग के एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, रिंग के एक्सिस पे, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो भाई अगर रिंग सिंपल है और रिंग का सेंटर पे पूछे तो क्या होगा भाई, सेंटर का मतलब क्या है, ये एक्स जो है कन्वर्ट होकर जीरो हो जाएगा। तो जब एक्स का वैल्यू यहाँ जीरो रखे, यहाँ भी जीरो रखे, तो क्या हुआ, नीचे वाला तो टर्म जीरो नहीं हुआ, ऊपर वाला टर्म क्या बना दिया इसको, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो होगा सेंटर ऑफ रिंग पे। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस हुआ, फिर मैथमेटिक्स का यूज किए, अगर x का वैल्यू हम इनफाइनाइट लेते हैं, मतलब हम रिंग से बहुत 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 ज्यादा दूर चले जाते हैं, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे वो इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ देखो क्या होगा, नीचे इनफाइनाइट के पावर 3 हो जाएगा, ऊपर में एगो इनफाइनाइट होगा। तो ऐसे सोचेंगे कि इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट पे पावर क्यू में एगो इनफाइनाइट कर करके इनफाइनाइट स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट स्क्वायर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड केस क्या होगा आपका, कि जब x का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग इज when the value of x equal to 0, that is at the center of circular ring, the value of electric field will be 0, or when away from, far away from the center of circular ring, and also at that point the value of electric field will be 0, value of electric field will be 0। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इस
कोई भी डेरिवेशन का जो कंक्लूजन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाबू। सारे बच्चे वहीं पे ट्रैप करते हैं, ठीक है, जो हम रुक कर करके जैसे डेरिवेशन हो गया, अब इसका जो कंक्लूजन बता रहे हैं बउआ कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहाँ होगा, तो पूरे के बाद यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं और कहीं भी लोग अटकते हैं, यही हुआ बड़े बड़े डेरिवेशन का कंक्लूजन पॉइंट पे। ठीक है, ये तो हो गया। अगर पूछा जाए बउआ कि ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ 0 है सेंटर पे और इनफाइनाइट पे 0 है, दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इसका मतलब यहीं कहीं बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो एक की पहला केस लिखे थे क्या, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इनफाइनाइट। केस फर्स्ट खत्म हुआ। केस सेकंड की अगर बात करते हैं, केस सेकंड में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट the value of electric field will be maximum at, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम, कहां पे मैक्सिमम होगा और उसका वैल्यू क्या होगा। देखो है ना, कहीं पे भी पूरे फिजिक्स में बउआ कहीं पे भी अगर मैक्सिमम को चेक करना होगा चाहे मिनिमम को, मैक्सिमम वैल्यू को चाहे मिनिमम वैल्यू को चेक करना होगा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन उसका इक्वल टू 0 करेंगे। किसी भी फंक्शन को, कोई भी चीज को अगर हमको मैक्सिमा या मिनिमा प्रूफ करना है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 करेंगे। और जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको मैक्सिमा मिनिमा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 के बोर्ड में 6 मार्क का मैथ में क्वेश्चन भी पूछता है, और वो लोग चेक करेंगे जब, तो उनको क्या होगा, क्या कहे कि कहीं पे भी मैक्सिमा चाहे मिनिमा चेक करना है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करेंगे। अब एक्चुअल में वो पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा, ठीक है, जैसे देखो बहू ऐसा करके ऐसा चीज है, तो ये क्या है, ये देखो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, ये क्या होगा, मिनिमम हो गया, ठीक है। तो कहीं पे भी मैक्सिमा या मिनिमा करना किसी भी फंक्शन का, तो उसका पहला डिफरेंशिएशन 0 होगा। हमें फिजिक्स में सिर्फ इतना से मतलब है, लेकिन मैथ में जब हम पढ़ते हैं तो बउआ एक्चुअल में ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये जानने के लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है। तो पूरे फिजिक्स में हम सेकंड डिफरेंशिएशन कहीं नहीं करेंगे मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमा का वैल्यू पूछे या मिनिमा का, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही मैक्सिमा बन जाएगा चाहे मिनिमा। चूंकि हम मैक्सिमा का बेस है, मिनिमा तो 0 वैल्यू आ गया बउआ, वो हम समझ गए, इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन करके हम मैक्सिमा ही आएगा, ठीक है। मैथ में सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा। देखो उल्टा है, सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू जब पॉजिटिव होता है तो आपका मिनिमा बनता है, और सेकंड डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा बनता है, ठीक है। बट वो मैथ की चीज है। तो यहाँ पे वो हमें मैक्सिमा प्रूफ करना है, तो मैक्सिमा प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन का जो पहला डिफरेंशिएशन होगा उसको हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। किसके साथ होगा, एक्स वेरिएबल के साथ में, ठीक है। तो डीई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमा, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहां पे होगा, कौन सा एक्स का वैल्यू है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तब हम बउआ उसी के साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्या लिखे बउआ, डी अपॉन डी एक्स, के कांस्टेंट है बउआ, ये चलो एक पहली बार हम लिख देते हैं, ठीक है। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू 0, 3/2 इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे। क्या क्या कांस्टेंट है आपका, इसमें बहुत सारा चीज कांस्टेंट है, के क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, के क्यू को बाहर निकाल दिए, यहाँ लिखे डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिखे एक्स। अगर मान लेते हैं बउआ आपके पास रहे सपोज x अपॉन एक्स पे पावर 3/2, सपोज ऐसा रहे, ठीक है। तो आपको चाहिएगा तो आप इसे लिखिएगा x मल्टीप्लाई एक्स पे पावर -3/2, नीचे जो है उसको ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में मल्टीप्लाई के साथ में आ जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर यहाँ y रहता तो यहाँ y मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर ले गए एक्स पे पावर -3/2, तो सेम इसका यहाँ यूज कर लेंगे, सुविधा होगी।
डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स हो गया, के क्यू बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स हो गया एक्स इंटू नीचे के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 इक्वल टू 0। के क्यू इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में आएगा 0 अपॉन समथिंग, वो 0 हो जाएगा। आप चाहे तो अगला लाइन में के क्यू को इधर लिख करके इक्वल टू 0 कर दीजिए। हम यहाँ से डायरेक्ट हटा देते हैं, हमने के क्यू इधर लाया, 0 अपॉन के क्यू 0 हो गया, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। ठीक है, बेसिक तो बबुआ इंटीग्रेशन एकदम बेसिक और डिफरेंशिएशन बेसिक आपको हर हाल में आना चाहिए। अब देखो यहाँ डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पे। ये रूल है बउआ कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, मान लेते हैं u और v दो गो फंक्शन है, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो रूल क्या है कि पहले को बाहर रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स प्लस करके है, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे v को और पहले को डिफरेंशिएट करेंगे du बाई डी एक्स। यही रूल है, जब आपको दो गो प्रोडक्ट के रूप में फंक्शन रहे तो पहले फंक्शन बाहर रखिए, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस का चिन्ह आता है, फिर दूसरे फंक्शन को जिसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं उसको बाहर रखिए v को और फिर पहले को डिफरेंशिएट कीजिए। ये रूल है बाबू, ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना ही चाहिए। इसके मतलब बायो का स्टूडेंट है या मैथ का ही मैटर नहीं करता है, ये याद होना ही चाहिए 11th क्लास के पहला क्लास से ही। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी लिखा चुके हैं 11th क्लास में, लेकिन आपको याद होना चाहिए बाबू। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने x को u ले लिया और इसको v ले लिया, तो रूल क्या है बउआ, पहले बाहर निकालेंगे, पहला फंक्शन x को बाहर निकाले, फिर डी बाई डी एक्स, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2, पहला बाहर निकाले, दूसरे को डिफरेंशिएट किए, प्लस का चिन्ह देंगे, दूसरी बार में क्या है, दूसरे को बाहर निकालेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 को बाहर निकाले और पहले को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यहाँ क्या है, x है, x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। कुछ डाउट है तो पूछिए सर जी, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्पॉन्स कीजिए कि भाई ये हमने मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन करने का हमने रूल लिखा कि भाई ऐसे है, ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसका डिफरेंशिएशन थोड़ा हमने बनाए थे क्लास 11th में या नहीं बनाए थे? हाँ, डिफरेंशिएशन बनाए थे। तो अगर ये आप सही सही इसका आंसर बता दोगे डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2, तो एकदम स्मार्ट लड़की कहलाएगी। इसका अगर बता दोगे कि क्या डिफरेंशिएशन होगा तो यू आर वेरी वेरी स्मार्ट गर्ल। ठीक है, इसका बताओ, जैसे एक्स को तो कॉपी कर देंगे बाबू, हम ये जगह भी छोड़ दिए आपके लिए, यहाँ प्लस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2, इसको हम कॉपी कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2, यहाँ बउआ dx बाई डी एक्स क्या होगा, कट करके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिखे ना लिखे बात बराबर, इक्वल टू 0। तो x इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये तो बाहर है, डी बाई डी एक्स 1 हो गया, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू आएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बताना है डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। भी डाउट रहेगा पूछेगी। ठीक है, क्योंकि बेसिक चीज समझना चाहिए बाबू, कि हर कुछ याद नहीं कर सकता है कोई भी स्टूडेंट, तो बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, देखो हम कितना एकदम शांति से एकदम छोटे छोटे पार्ट को बता रहे हैं मैथ का, कि भाई एकदम दिक्कत ना हो। अगर एक एक लाइन सुनोगे और हम रिकॉर्डिंग कर करके
डाल भी देते हैं, तो आप चाहोगे तो वहां पे दोबारा देख सकती हो। ठीक है, हम यूट्यूब पे एक जगह पे सबको इस बार हर एक क्लास को रिकॉर्डिंग करके हम वहां पे डालते जा रहे हैं कि भाई अगर इच्छा होगा तो देखेंगे, हम लिंक होगा तो शेयर कर देंगे इस पे। ठीक है, हम चारों पांचों 4 क्लास, हाँ 5 क्लास लिए। हाँ बोलो बुआ, क्या आएगा? -3x ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -5/2। अच्छा ठीक है, तो बड़ा स्मार्टली बताती भाई। यानी x पे पावर n का वैल्यू आपने की n, x पे पावर n-1 पहले की, d/dx, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n, x पे पावर n-1। तो यहाँ पे पावर -3/2 था, तो आपने पहले n से मल्टीप्लाई की, इसका मतलब आपने x पहले से था, n का वैल्यू आपने -3/2 लिखिए, -3/2, फिर x पूरा है r² प्लस x² r² प्लस x² पे पावर -3/2 -1, तो -3/2 -1 करेंगे, एलसीएम 2 होगा, -3 - 2 -5/2 होगा, तो -5/2 हुआ। और चूंकि क्या है बउआ, फिर यहाँ x² है, तो d/dx फिर से x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 2x 2x। तो उसका बिल्कुल एकदम सही बात बोली कि इसने 2x को 2x से कैंसिल कर दी, और इनका ये कहना था कि जो इनका आया है वो आया है माइनस 2 से 2 कैंसिल कर दिए, तो -3x इंटू x² इंटू r² प्लस x² पे पावर -5/2 प्लस आपका हो गया r² प्लस x² पे पावर -3/2 इक्वल टू 0। r² प्लस x² पे पावर -3/2 को कॉमन ले लेंगे, या माइनस है उसको चलो उधर कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक को एक साइड रखो, दूसरे को दूसरे साइड कर दो। ठीक है, जैसे r² प्लस x² पे पावर -3/2 है, इक्वल टू, इसको इधर रहने दिए, माइनस में उधर जाकर क्या हो गया, प्लस में हो गया, 3x² इंटू r² प्लस x² पे पावर 5/2। ठीक है, माइनस साइन के साथ, ये माइनस में हुआ, इक्वल टू को उधर जाकर के प्लस में हो गया, इसको हमने जस्ट कॉपी किया। क्या हो जाएगा, 3x² इक्वल टू 3x² इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में होगा, -3/5 सॉरी -3/2, डिनोमिनेटर में -5/2, ऊपर जाके +5/2 होगा, ये हो जाएगा r² प्लस x²। ठीक है, -3/2 डिवाइड में इधर सेम बेस में पावर -5/2 रहेगा, ऊपर में +5/2, तो -3/2 प्लस 5/2 2/2 आ जाएगा, मतलब ये बच जाएगा 3x² इक्वल टू r² प्लस x²। ठीक है, इधर x² लाओगे, 3x² में से एक x² चला जाएगा, तो 2x² इक्वल टू r² होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, x² इक्वल टू r/2, x का वैल्यू r/√2। इसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिंग के द्वारा सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 कहाँ होगा, तो रिंग के सेंटर पे या इनफाइनाइट पे, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू r/√2 पे वैल्यू मैक्सिमम होगा। कहीं मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए सर जी, स्टेप में पार भी पूछ लेंगे अगर कहीं डाउट हो रहा तो।
ये हर हाल में आपको याद रखना होगा, हर हाल में बाबू, ठीक है। इधर 2-4 साल का देखोगे तो रिंग उंग बहुत ज्यादा पूछ रहा है बोर्ड के क्वेश्चन में। आपको मोनोपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर आपका रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन का फॉर्मूला तो आपको जो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 है, ये तो हर हाल में याद होना चाहिए। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, एक्स तो सेंटर ऑफ द रिंग पे और इनफाइनाइट पे। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कौन सा पॉइंट पे होगा, तो एक्स इक्वल टू r/2 पे। ठीक है, ये हो गया, इसको हम हटा रहे हैं। अब ये पूछेगा कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम जो है वो r/2 डिस्टेंस पे है, तो अगर हम x के जगह पे r/2 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। ये r/2 रख करके यहाँ कैलकुलेट करके देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और रट्टा मार लेना, जिसको कहते हैं ना कि रट्टा मारना, उस चीज फिजिक्स में इवन मैथ में भी फॉर्मूला हुआ रट्टा मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सब कुछ समझा रहेगा, उसके बावजूद भी आपको याद करना पड़ेगा। वैसे ही आपका फिजिक्स में हर कुछ समझा होना चाहिए, उसके बावजूद भी फाइनल डेरिवेशन स्टेप ये सब एकदम रट्टा मारा हुआ होना चाहिए। बोर्ड के एग्जाम में टाइम का सबसे प्रॉब्लम जो होता है फिजिक्स में ही होता है लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जो रहते हैं वो पहले से तैयार होने चाहिए एग्जाम हॉल के जाने से पहले। वहाँ भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं दिमाग में, हाँ जाना चाहिए कि अच्छा ये डेरिवेशन है, ये है, अदरवाइज छूट जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सर्कुलर रिंग में मेरे ख्याल से टेंशन नहीं होना चाहिए। सर्कुलर रिंग पे आपको समझ में आ गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा, और जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर चार्ज आपका क्या होगा, फॉर्मूला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, छोटा हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग, infinite long current carrying wire, infinite long current carrying wire, current carrying wire। देखो क्या है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बाबू, ये क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। और उसका इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या मतलब? हाँ मतलब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के बारे में मान लीजिए सोचेंगे तो हम क्या सोचेंगे दिमाग में, बहुत बहुत लंबा वायर है, ये है ना। हाँ। अच्छा, बहुत लंबा वायर, ठीक है। तो जैसे अभी आपने सर्कुलर रिंग का देखी कि सर्कुलर रिंग पे कैसे चार्ज होता है, और सर्कुलर रिंग में जो इंटीग्रेट किए थे बउआ, हम एक्स डिस्टेंस को ना लेकर के इंटीग्रेट किए थे, हम सर्कुलर रिंग को इंटीग्रेट किए, डीएल डीएल डीएल, तो है ना क्लॉज इंटीग्रल डीएल लेकर के, ये डीएल 2πr में कन्वर्ट कर गया था, क्योंकि किसी भी सर्कल को अगर छोटे छोटे टुकड़े को ऐड करेंगे तो सर्कमफ्रेंस मिल जाएगा, इसीलिए बउआ डीएल का इंटीग्रेशन 2πr हो गया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, सर्कुलर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो ये वन डायमेंशनल है बउआ, कोई भी वायर क्या है, वन डायमेंशनल फिगर है। जहां पे भी वन डायमेंशनल फिगर है वहां पे क्या होगा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा लेमडा का। तो अगर आपका यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है, यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज डेंसिटी है, लेमडा जहां भी लिख रहे हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर लेमडा का कहीं कुछ और मतलब होगा तो हम मेंशन कर देंगे, अदरवाइज हम कहीं कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब लेमडा कहीं भी लिख रहे हैं यहाँ पे वो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का वैल्यू है वही लेमडा हो गया। तो देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक है, इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस अगर आपका क्या है मान लेते हैं कि हमने एक डिस्टेंस जो है
एक डिस्टेंस r ले लिया है, r डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सेम कहानी बउआ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में हम एक छोटा सा एलिमेंट लिए हैं dx। ये छोटा सा एलिमेंट क्या लिए, कट किए हम, dx कट किए। इसका मतलब क्या हो गया, सेम कहानी कि यूनिट लेंथ पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो dx लेंथ पे कुल चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लैम्डा dx। मतलब कुल चार्ज का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा dx। जैसे एक 1 पेन का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो 4 पेन का कॉस्ट 4 इंटू 5। वैसे ही 1 लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो dx लेंथ पे लैम्डा इंटू dx चार्ज होगा। लैम्डा इंटू dx क्या है, टोटल चार्ज का वैल्यू, लैम्डा इंटू dx। तो देखो बउआ, यहाँ पे जो है वेरिएबल, यहाँ जो वेरिएबल है, चूंकि जब इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की हम बात कर रहे हैं, तो मान लें हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस r लिए, तो वेरिएबल हमारा क्या होगा बउआ, वेरिएबल ये जो डिस्टेंस होगा ये x वेरिएबल होगा। और x कहां से कहां वेरी करेगा, क्योंकि मैंने कहा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो ऐसे करके क्या है, dx एलिमेंट बना, dx एलिमेंट dx छोटा छोटा टुकड़ा में हमने वायर को कट किया। मैंने एज्यूम किया बउआ कि बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, एक टुकड़ा के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बाबू, इंटीग्रेट कर देंगे। तो कहां से, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब इधर हम माइनस इनफाइनाइट चले जाएंगे और इधर क्या चले जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट लेंथ। ये क्या हो गया, पूरा इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया, ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है इसमें, ये नहीं वेरिएबल है, वेरिएबल ये है, क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए बउआ इनफाइनाइट लॉन्ग में जो हमने पहला स्ट्रिप कट किया, STRIP स्ट्रिप, जो पहला कट किया, जो पहला टुकड़ा हमने कट किया, वो टुकड़ा सेंटर से कितना दूर है, तो सेंटर से x डिस्टेंस दूर है। ठीक है, और वो x कहां से कहां वेरी करेगा, ये x जो है नीचे माइनस इनफाइनाइट से ऊपर प्लस इनफाइनाइट वेरी करेगा। तो हमने एक करेंट, मतलब हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कट किया, उस स्ट्रिप का थिकनेस dx है, जो कि क्या है, जो आपका वायर से, इस वायर के सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस अवे है। कहां है, इस सेंट्रल पॉइंट से x डिस्टेंस अवे है। ठीक है, x डिस्टेंस अवे है। तो हम देखेंगे इसका मतलब क्या हो गया बउआ, इस dx के द्वारा ये जो छोटा सा हमने स्ट्रिप कट किया है, छोटा सा जो लेंथ को मैंने कंसीडर किया है, इस लेंथ के द्वारा हम देखेंगे कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया कि इस dx के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू dE होगा, dE। सिमिलरली, ठीक है, सेम बउआ हम जहां पे भी निकालते हैं, देखो हम थीटा वहीं एज्यूम करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग जगह पे लोग थीटा यहाँ एज्यूम ना करके कोई कोई यहीं पे एज्यूम करते हैं। ठीक है, बट मेरा डेरिवेशन हर एक जगह यूनिफॉर्म होगा एक जैसा, ताकि आपको कवर करने में, आपको याद रखने में हर जगह, खाली आपको जो भी डेरिवेशन करवा रहे हैं वो कम से कम 4 से 5 बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब आपके दिमाग में आएगा। जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है उनके लिए एकदम इसेंशियल चीज है, क्योंकि हर एक डेरिवेशन पे कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी है हमने यहाँ पे थीटा लिया बउआ, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के सेंटर से हमने x डिस्टेंस अवे हम एक छोटा सा स्ट्रिप कट किए, छोटा सा लेंथ कंसीडर किए, उस लेंथ dx लेंथ पे चार्ज लैम्डा dx है। इस लैम्डा dx चार्ज के द्वारा हम देखेंगे कि इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू dE है, ये डिस्टेंस r है, ये x है, राइट एंगल ट्रायंगल के द्वारा क्या हो जाएगा, ये r² प्लस x² पे पावर 3/2 पाइथागोरस थ्योरम का लगा करके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट अंडर, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका dE वैल्यू आया। सिमिलरली बउआ अगर हम दूसरा स्ट्रिप इधर कट करते हैं, तो फिर बउआ सिमिलरली दूसरा स्ट्रिप के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये भी वैल्यू dE होगा। सब कुछ सेम है बउआ, सेम dx एलिमेंट है। ठीक है, सेम हमने x डिस्टेंस पे लिया, सेम ये r² प्लस x² पे पावर 3/2 होगा। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, दोनों dE होगा। डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो अलग डायरेक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग कहलाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में अलग नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन में अलग होगा। सेम बाबू, सेम तरह का देखो यहाँ की हमने इसको हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया,
एक सिमेट्रिक फिगर बना, ये थीटा है बउआ, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका एंगल थीटा हो जाएगा। इस डी का जिधर थीटा है एक कंपोनेंट टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, डी cos थीटा टूटेगा, डी cos थीटा। एक कंपोनेंट इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दूसरा इसका कंपोनेंट इधर टूटेगा, ये वैल्यू क्या होगा, डी sin थीटा होगा, डी sin थीटा होगा। सिमिलरली बउआ इस डी का ऊपर वाले डी का ऊपर भी आपका क्या है एंगल थीटा होगा, ये भी एंगल थीटा होगा बउआ। तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, ठीक है, इसका भी वैल्यू क्या होगा, डी cos थीटा, डी cos थीटा। और उसका इधर के डायरेक्शन में क्या टूटेगा आपका, ये थीटा, ये जिधर एंगल नहीं होता उधर क्या टूटता है, डी sin थीटा, डी sin थीटा। डी sin थीटा नीचे के कंपोनेंट और डी sin थीटा ऊपर का कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा डी cos थीटा प्लस 2 डी cos थीटा 2 cos थीटा। ठीक है, तो जैसे हम पीछे डेरिवेशन में किए थे हम सेम बउआ पहले डी का वैल्यू लिखेंगे, डी का वैल्यू तो क्या होगा आपका के, हम के लिख देते हैं के, क्यू क्या चार्ज का वैल्यू क्या है बउआ, लेमडा डीएक्स। यूनिट लेंथ पे लेमडा चार्ज है तो डीएक्स लेंथ पे लेमडा डीएक्स, तो चार्ज का वैल्यू आपका क्या होगा, लेमडा डीएक्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है बउआ, डिस्टेंस का वैल्यू क्या, सॉरी पावर 3/2 क्यों लिखे थे, पावर हाफ लिखाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस यही है बउआ, स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिर्फ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो लेमडा डीएक्स के लेमडा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी हो गया। सेम बउआ डी cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे, डी cos थीटा का वैल्यू लिखेंगे, तो डी का वैल्यू के लेमडा डीएक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी का वैल्यू हो गया cos थीटा। सेम बउआ cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका आर है, हाइपोटेनस आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर यानी पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, ये हो गया डी cos थीटा। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर से एक ही बात बोलेंगे, ठीक है, और आपके दिमाग में बउआ अंदर जाना चाहिए चीजें, क्या हम बोल रहे हैं कि देखो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम 0 से इनफाइनाइट लेते हैं बाबू, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, तब जो है हमें है डी cos थीटा और डी cos थीटा 2 cos थीटा लिखना पड़ेगा, 2 cos थीटा लिखना पड़ेगा। अगर बाबू अगर हम इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जैसे मैंने कहा कि माइनस इनफाइनाइट इधर है उधर प्लस इनफाइनाइट है, तो अगर हम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लेते तब हम 2 यहां नहीं लिखते, तो सिर्फ डी cos थीटा लिखते हैं। लेकिन अगर हम 0 से इनफाइनाइट लिख रहे हैं, हम सिर्फ एक एलिमेंट का इंटीग्रेट कर रहे हैं बउआ, तब हमको 2 cos थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें लिखना पड़ेगा। तो ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां वो मायने होता है। अगर आपको कोई हो सकता है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करे और यहाँ 2 ना लिखे, ठीक है, तो मैथमेटिक्स का रूल है कि जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है तो जब 0 देते हैं तो अपने आप यहाँ 2 आ जाता है, अदरवाइज एक्सप्रेशन में आपका 2 cos थीटा आया हुआ है, तो हम इंटीग्रेट 0 से इनफाइनाइट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा चीजें। तो अब यहाँ पुट कर देंगे बाबू, 2 आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, और हुआ डी cos थीटा का वैल्यू आपके पास है के लेमडा dx या के लेमडा आर, यहाँ dx लिखिए, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 पावर 3/2 के लेमडा आर dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2।
ठीक है, यहाँ हम हटा रहे हैं इसको। इलेक्ट्रोस्टैट में कह सकते हो कि जो बड़ा डेरिवेशन होता है उसमें से एक ये है बड़ा डेरिवेशन, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी आया है, वो आया है 2, ये भी क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, लेमडा आर भी कांस्टेंट है, बाहर निकालिए 2k लेमडा आर। हमारे पास सिर्फ अंदर में क्या बचा है, 3x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, अब देखो क्या है बाबू, इस टाइप का इंटीग्रेशन जो होता है, ठीक है, इस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है वो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ दिए, 0 से इनफाइनाइट है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से इनफाइनाइट। तो ऐसे इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनाना होता है, और इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलते हैं। इस इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम चेंज करते हैं। तो जैसे अगर हम इस फिगर से चलते हैं तो अगर हम इस x में और इस r में इस थीटा के साथ रिलेशन ढूंढते हैं, तो फ्रॉम द फिगर हम कह सकते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x है अपॉन बेस r है। तो यानी कि इससे हमें क्या आ गया, फ्रॉम फिगर हमने ये लिखा टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर, इससे हमारे पास क्या हो गया, x इक्वल टू आर टेन थीटा। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको ये टर्म लाना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तरफ क्या किए हमने, आर स्क्वायर को प्लस कर दिया। इसमें क्या किए, पहले तो हमने फिगर से टेन थीटा लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से x बराबर आर टेन थीटा आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आया। दोनों तरफ हमने आर स्क्वायर को क्या किया, प्लस कर दिए। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अनुष्का बोले कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बोलिए सर जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। ये सब क्लास 10th में ही पढ़ना था और इसे एकदम जुबानी याद होनी चाहिए बिना सेकेंड टाइम गेपिंग किए, जो भी है। ठीक है, ये हो गया बउआ। अब देखो क्या है, पावर 3/2 है, तो हम दोनों तरफ पावर 3/2 देते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू आर सेक थीटा का ये क्या है, स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब पूरे पे पावर क्या करते हैं, 3/2, पूरे पे पावर 3/2। ये 3/2 यहाँ कैसे है? अगर हमारे पास लिखा हुआ कि y इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर हमारी अपनी मर्जी होगी तो हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर दे सकते हैं, क्यूब दे सकते हैं, क्यूब रूट दे सकते हैं, स्क्वायर रूट दे सकते हैं। हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आया हुआ है। अब हमको ये एक्सप्रेशन लाना था, तो हम किसी भी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर स्क्वायर रूट सब कर सकते हैं। तो हमने इधर भी पावर 3/2 दे दिया, इधर भी पावर 3/2 दे दिया। हम किसी भी एक्सप्रेशन इक्वेशन में कर सकते हैं, हम चाहेंगे तो दोनों तरफ प्लस अपॉन 2 कर सकते हैं, चाहेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, चाहे तो हम क्यूब रूट दे सकते हैं। यहाँ पे हमें
पावर 3/2 दोनों तरफ कर दिए, मतलब हमने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं किया, 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या आ गया, r² प्लस x² पे पावर 3/2 इक्वल टू r³ sec क्यूब थीटा। अब जैसे बाबू देखो, अगर आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपको एकदम मैथमेटिकल चीजें जो कहता ना कि टंग ऑफ टिप पे है या टिप ऑफ टंग पे है, तो आपको क्या करना चाहिए कि तब तो चलो आप एकदम इंस्टेंटली हुआ, अब ये करने में हमको यहाँ 5 मिनट लगा, अगर जो एग्जाम हॉल में आएगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा करने के लिए, तो वह आपको ये 30 सेकंड के अंदर कर लेना होगा कि भाई फॉर्म फिगर हम लिखे टेन थीटा ये हुआ, x बराबर ये स्क्वायर दोनों तरफ किए, फिर हमको आर स्क्वायर से ऐड किए, ठीक है, फिर ये 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कर गया, फिर हमें यहाँ 3/2 पावर था, हमने दोनों तरफ 3/2 किया, तो नीचे का एक्सप्रेशन r² + x² पे पावर 3/2 का वैल्यू r³ सेक क्यूब थीटा आ गया। अदरवाइज हम ये सलाह देंगे कि आपको r² + x² पे पावर 3/2 का वैल्यू r³ सेक क्यूब थीटा होता है, आप ये रट्टा मार लोगे, ठीक है। अगर अभी से आप हर दिन देखोगे एक बार उलट करके, तो निश्चित तौर पे भाई 8 7 8 9 महीना बाद जाकर के एग्जाम होगा, तब तक आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि r² + x² पे पावर 3/2 r³ सेक क्यूब थीटा होता है। मतलब इस फिगर के अनुसार एग्जैक्टली आपको ऐसे ही फिगर बनाना होगा, तब आप इतना स्टेप को खा सकते हो और डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हो। मतलब तू खाओगे तो नहीं, आपको इतना तो कम से कम 1 से 2 लाइन लिखना ही पड़ेगा बउआ। फ्रॉम द फिगर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर x/r x इक्वल टू r tan थीटा। तो देखो 2 के लैम्डा r से कोई मतलब है नहीं, ये कांस्टेंट है। हमने r² + x² पे पावर 3/2 का वैल्यू r³ सेक क्यूब थीटा, तो यहाँ एक जगह ऊपर dx है, यहाँ तक लिखा गया होगा, ऊपर dx है, इसको हम थोड़ा सा हटा रहे हैं, ठीक है, चीजों को ये नीचे हम इसको लास्ट लाइन को हम रहने दे रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं। अगर हमारे पास x इक्वल टू r tan थीटा है, हमारे पास अगर x इक्वल टू r tan थीटा है, अगर हमारे पास x इक्वल टू r tan थीटा है, अनुष्का बताएगी कि अगर x इक्वल टू r tan थीटा है, हमको dx का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या किए हम d/dx किए, d/dx किए, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास x का वैल्यू r tan थीटा है, तो dx का वैल्यू क्या होगा, ये सर जी देखो है ना, ये हम क्या लिख रहे थे, x इक्वल टू अगर हमारे पास r tan थीटा है, तो अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यही करोगे, दोनों तरफ आपने d/dx से डिफरेंशिएट किया, d/dx x लिखा, r लिखा, क्योंकि इधर d/dx लगाया तो इधर भी आपने d/dx tan थीटा लगाया, लेकिन यहाँ थीटा और यहाँ x है, ऐसे तो होता डिफरेंशिएशन नहीं है, तो हमको चेन रूल में जाना पड़ता है। इधर तो d/dx क्या हो, dx/dx इधर 1 हो गया, इधर r हो गया, तो हमको लिखना पड़ेगा d/d थीटा, यानी d थीटा अपने मन से लाए, tan थीटा, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, d थीटा से अपने मन से डिवाइड किए, तो d थीटा से अपने मन से मल्टीप्लाई करना होगा अपॉन ये dx पहले से था dx, यही तो करेंगे बाबू। ये हम सिर्फ बताने के लिए कर रहे हैं, ये बीच में हमको घुसेना नहीं इस इंटीग्रेशन में, नहीं तो ऐसे ही लंबा हो जाएगा दुनिया भर का, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर x इक्वल टू r tan थीटा है, तो इसका आपको याद होना चाहिए कि dx का वैल्यू क्या होगा, है ना, एकदम लाइन देखते ही आना चाहिए, इतना बेसिक मैथ तो होना चाहिए, कवर होगा जो भी है। x इक्वल टू r tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, बता पाएंगे tan थीटा का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का बताइए कोई, सब रट्टा मार दिएगा बाबू, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है डिफरेंशिएशन, dx/d मतलब d/d थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है, साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन tan का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos सेक का माइनस cos सेक इनटू cot है, सेक का सेक x tan x है, cot स्क्वायर का सॉरी cot का
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ऐसे, तो ये रट्टा होना चाहिए कम से कम 6 को का डिफरेंशिएशन हर हाल में आपको रट्टा होना चाहिए। तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, ये बच गया क्या हुआ डी थीटा बाई डी एक्स। ये डी एक्स इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये डी एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स का हमारे पास क्या आया वैल्यू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये डी एक्स का वैल्यू हमारे पास आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आया, और डिनोमिनेटर जो है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे देखो बाबू, अगर हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, आप लिख लीजिए, हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के द्वारा स्टार्ट किए डेरिवेशन, तो वो इस लाइन को लिखने में हमको कितना मिनट लगा, हमने डायग्राम बहुत अच्छे ढंग से बनाया, और इस लाइन तक पहुंचने में हमको ये जो लाइन है वो जीरो से इनफाइनाइट मुश्किल से वो हमको आधा मिनट में यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या है, चूंकि इंटीग्रेशन ये काफी डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए बउआ हम डायरेक्ट जो है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बउआ हमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें हेल्प लेना होता। कोई पर्सन आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करेगा, सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है बउआ, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना होता है। तो हम कैसे यूज करें, तो हम फिगर से देखें, और यहाँ से हमने x इक्वल टू आर टेन थीटा है इस फिगर से, कि टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर बराबर r इंटू टेन थीटा, ये आया। अब बउआ तो x इक्वल टू आर टेन थीटा है, तो dx का वैल्यू हमारे पास r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो हम देखो ये आ गया, और दूसरा नंबर डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 का वैल्यू आर क्यूब सेक क्यूब थीटा आ गया, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। तो आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इनेट। तो ये इतना जो भी पूरा मैथमेटिक्स बीच में हम बताए, आप इस स्टेप को पहला लाइन से फ्लिक करके कि फ्रॉम द फिगर x इक्वल टू आर टेन थीटा, ये लिख कर करके dx इक्वल टू आर सेक क्यू थीटा डी थीटा एंड आफ्टर कैलकुलेशन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 इक्वल टू आर क्यू सेक क्यू थीटा, लिख करके आप डायरेक्ट वो चलोगे। इतना आप खा सकते हो, लाइन को पेट में ना खा जाइएगा, इतना टाइम लिखने के लिए एग्जाम में नहीं होता है। हाँ, अगर आपका मैथमेटिक्स एक्सेलेंस है बाबू, विद इन 30 सेकेंड आप कर लोगे डेफिनेटली। ये तो हम कभी नहीं करने कहेंगे, हाँ ये वाला स्टेप, ठीक है, जो अभी पहले बताया। ये तो x बराबर आर टेन थीटा होता है, तो डिफरेंस है, तो dx बराबर आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। ये तो बाबू आपको हर हाल में इतना डिफरेंशिएशन आना चाहिए। हम बोले कि इलेक्ट्रोस्टैट में ठीक ठाक मैथ यूज होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मैथ कम यूज होता है, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कम होता है। लाइट वाला जितने भी डेरिवेशन है सब में साइन और कॉस ही आएगा, सब में लाइट में इंटीग्रेशन बहुत कम आता है, बहुत कम, लेकिन साइन कॉस का बहुत ज्यादा यूज है पूरे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। तो बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी है देखो, तो हम यहाँ से बउआ अब डायरेक्ट लिख देते हैं, dx के जगह पे क्या आ गया हमारा, dx के जगह आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इनेट इक्वल टू 2 के लेमडा आर, dx के जगह लिखिएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 की जगह आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। पारवी पूछो, अगर यहाँ तक में कुछ भी डाउट है तो पूछ लेगी, या अनुष्का पूछिए, कुछ भी डाउट है यहाँ तक में तो। नहीं ठीक। तो ई नेट का जो वैल्यू हो जाएगा, ई नेट ठीक है। देखो इससे क्या फायदा हुआ बाबू, इससे क्या फायदा हुआ, एक आर यहाँ पे है, एक आर यहाँ, ऊपर क्या है आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर क्यूब कटेगा तो नीचे सिर्फ एगो आर बच जाएगा। फिर क्या है बाबा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक क्यूब थीटा कटेगा तो सिर्फ सेक थीटा बच जाएगा। तो ई नेट का वैल्यू क्या आ गया देखो, 2 के लेमडा इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, आपके पास बचा ऊपर में क्या, सिर्फ डी थीटा बचा, सिर्फ डी थीटा बचा, नीचे क्या बचा सेक थीटा 1 सेक थीटा, सेक थीटा। आर स्क्वायर होगा ना नीचे, वो जो एक बाबा
एक बाहर भी आर था, अच्छा ठीक है। हाँ, आप आर क्यूब को बाहर निकाल करके इस आर को भी बाहर निकाल के कट जाएगा, तो नीचे आपका एक आर बच जाएगा, ठीक है। तो ये आर कांस्टेंट है, तो 2 के लैम्डा अपॉन आर, इस आर को बाहर निकाल लो, क्योंकि हमें वेरिएबल हमारा एक्स था हुआ। 2 के लैम्डा अपॉन आर 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन सेक थीटा डी थीटा। 2 के लैम्डा अपॉन आर 0 से इनफाइनाइट 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है? सेक का रेसिप्रोकल क्या है बाबू? cos थीटा। तो cos थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो हमने क्या एज्यूम किया था बउआ? हमने एज्यूम किया था फ्रॉम द फिगर जो बोले थे वहां से हमने एज्यूम किया था कि x इक्वल टू आर टेन थीटा, हमने एज्यूम किया था। जो ही बउआ, जो ही हम इस स्टेप पे अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट किए, वैसे ही ये लिमिट हमें बदल देना चाहिए था उसी जगह पे, ठीक है। चलो हमने वहां नहीं बदला, अब यहाँ हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ी। हम इस लिमिट के साथ इंटीग्रेशन में नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो लिमिट था वो अलजेब्रिक फंक्शन का था, ठीक है। हम हर एक बैच में इतना ही शान से हम इस चीजों को बताते हैं बउआ। इसमें हम मैथमेटिक्स का बहुत सारा रूल को बताना चाहते हैं, इसलिए हम इतना शांत होकर स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरत आपको आगे पड़ेगा तो हम आगे इतना रुक करके नहीं बताएंगे, ठीक है। ये चीज जो हम बता दिए कि देखो ऐसे ऐसे अप्रोच होता है, ऐसे हम वहां पे इंस्टेंटली लिखेंगे फ्रॉम द फिगर दिस डेट, और हम करते हुए बढ़ जाएंगे, ठीक है, कि इसका डिफरेंशिएशन ऐसे हुआ। तो आपको प्रैक्टिस करके आपको दिमाग में बैठाना है कि ऐसे अप्रोच होता है ना। तो हम इतना टाइम नहीं देंगे आगे चल करके। तो जैसे देखो अब क्या है, यहाँ पे आपको लिमिट लेने के लिए सिखा रहे हैं कि ये जो लिमिट था वो अलजेब्रिक फंक्शन का था, लेकिन चूंकि अब ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक हो चुका है, तो हमें लिमिट को भी बदलना होगा। तो जैसे बाबू x इक्वल टू आर टेन थीटा है, ये इन्फानाइट किसका वैल्यू था? 0 से हम इन्फानाइट लिए थे, और ये हमारा x के टर्म में था एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये x का वैल्यू था। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तो एंगल क्या होगा? यानी बुआ टेन थीटा, कौन सा ऐसा टेन थीटा का किस वैल्यू के लिए, मतलब किस एंगल के लिए? अगर बुआ यहाँ x की जगह 0 रखे तो इधर r आके 0 अपॉन r 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए थीटा का कौन सा वैल्यू है, कौन सा थीटा का क्या वैल्यू होगा कि टेन थीटा का वैल्यू 0 हो जाए? कौन सा एंगल के लिए हाँ टेन थीटा 0 होता है। तो टेन 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। और टेन 0 का वैल्यू इंफिनिटी। कुछ भी बोलती है लड़की। साइन 0 डिग्री 0 है, cos 0 डिग्री 1 है, टेन 0 डिग्री होगा वो साइन 0 अपॉन cos 0 होगा। तो टेन 0 डिग्री जो होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 है और cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 0 अपॉन 1 क्या हुआ? 0 हुआ। तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो जब x का वैल्यू 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 0 होता है, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा। टेन 0 के लिए 0 है। तो देखो आप नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, या पहले यहाँ देखिए, ठीक है, ये समझ में आ गया? अब हुआ अपर लिमिट इनफाइनाइट है, अपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट है। तो x का वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं, इनफाइनाइट अपॉन r, इनफाइनाइट इनफाइनाइट अपॉन समथिंग जो है इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इक्वल टू टेन थीटा है। तो बउआ टेन का मतलब एंगल का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए टेन थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट होता है? किस एंगल के लिए टेन थीटा इनफाइनाइट होता है? हमने फर्स्ट क्लास में बोला था, ठीक है, कि भाई वैल्यू तो याद करना होगा। और ये वैल्यू हुआ प्योरली 10th क्लास का है, इसमें 11th क्लास का कोई लेना देना नहीं है। देखो अगर हम कहते हैं बाबू कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो टेन 90 डिग्री जो है, टेन 90 डिग्री जो है वो साइन 90 डिग्री अपॉन cos 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू टेन 90 जो है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 1 अपॉन 0 डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइन, मतलब इनफाइनाइट। तो बउआ अगर टेन थीटा का वैल्यू इनफाइनाइट है, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है। तो अगर इनफाइनाइट इक्वल टू टेन थीटा है
तो थीटा क्या है बउआ 90 डिग्री, पाई बाई टू। तो बउआ x 0 पे टेन थीटा, थीटा भी 0 आया, जबकि x इनफाइनाइट पे थीटा पाई बाई 2 है। आप अगला लाइन में पाई बाई 2 करोगे, 2 के लेमडा अपॉन r 0 से पाई बाई 2 cos थीटा डी थीटा। ऐसे बउआ जब हम अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करते हैं और हम लिमिट जो है, तो हमें लिमिट को भी चेंज करना होता है। और लिमिट के लिए बाबू आपको बेसिक क्लास 10th का साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट रेसिप्रोकल और आइडेंटिटी ये सब बउआ याद होनी चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए। नहीं तो आप कितना रट्टा मारिएगा, रट्टा से पॉसिबिलिटी नहीं है बउआ, फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। तब आपको बहुत मजा आएगा, मजा नहीं बहुत मजा, आप एनालिसिस कर पाएंगे, अदरवाइज आप काफी तकलीफ में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया होगा। अब बउआ इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे थे, आप पूरा ये डायग्राम बनाते, डायग्राम बनाने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने डी लिखा, डी का वैल्यू डी cos थीटा का वैल्यू, फिर 0 से इन्फाइनाइट किए 2d cos थीटा वैल्यू पुट किए वहां तक, फिर हुआ हमने x इक्वल टू आर टेन थीटा लिया, वहां से अगला लाइन में dx इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 का वैल्यू, जो मैंने कहा आर क्यू सेक क्यू थीटा। ये दो लाइन आप रट्टा मार लोगे तो डायरेक्ट बउआ आप यहाँ पे आ जाओगे, और डायरेक्ट बउआ जैसे हमने चेंज करने के लिए कहा उस हिसाब से आप लिमिट को चेंज करोगे, तो इसमें मतलब विद इन 2 मिनट पूरा डेरिवेशन हो जाएगा, या 2 मिनट से पहले। अगर आप इसको 4 से 5 बार खुद रफ कॉपी सॉल्व कर लेते हो तो देखोगे कि विद इन मिनट इसको आप डेरिवेशन को कवर करोगे। लेकिन अगर आप इसे नहीं प्रैक्टिस करोगे 5 बार, तो वो लाइफ लॉन्ग क्या कहीं पे भी आपको बैठा के देते हैं, कॉपी में एकदम छापने के लिए भी देते हैं ना, तभी छापने में आपको 4-5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 के लेमडा अपॉन आर cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन कोई बताएंगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा साइन थीटा माइनस नहीं होता मैडम जी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होता है। इसीलिए जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक जगह अपोजिट है, इसीलिए जब cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस साइन थीटा आएगा, जबकि जब हम लोग cos थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं बउआ तो माइनस साइन थीटा आता है। इसीलिए जब साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो ये माइनस cos थीटा आता है। साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos थीटा, ठीक है। लेकिन cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन वापस साइन होगा। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos आएगा। ठीक है, यहाँ में cos का मतलब था, cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा कहाँ है वो, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। ठीक है, तो 2 के लेमडा अपॉन आर, 2 के लेमडा अपॉन आर अपर लिमिट रखेंगे साइन पाई/2, रूल है कि जो वेरिएबल है थीटा की जगह पहले ये रखेंगे, फिर माइनस साइन देते हैं इंटीग्रेशन में लिमिट रखने के लिए, फिर वो ये साइन है, लोअर लिमिट क्या है 0 है तो 0 डिग्री। 2 के लेमडा अपॉन आर, साइन 90 का वैल्यू क्या हुआ 1 हुआ, साइन 0 का वैल्यू 0 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, 2 के लेमडा अपॉन आर 1 माइनस 0 1 हो गया, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया 2 के लेमडा अपॉन आर आ गया, 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, के का वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो 2, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के रख दिए लेमडा अपॉन आर। तो आप चाहो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 1/2 से 4 कट गया 2 टाइम 2 लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप क्या देख रही है, आपने देखी कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r है। आर जो क्या है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से डिस्टेंस है, ये आर लिया गया है।
वो लोग को डाउट है तो ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट वायर के द्वारा जो है आपका ये वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, एक छोटा सा चीज 2 मिनट में कर लेंगे। इसे देखो, अगर हमारे पास सर्कुलर वायर के जगह पे अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर है बउआ, सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, हमारे पास क्या सेमी सर्कुलर वायर है और इस पे वैसे ही लैम्डा चार्ज है यूनिट लेंथ पे, तो चार्ज डेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो पूछेगा कि इस सेमी सर्कुलर वायर के द्वारा मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो सेम जैसे एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ कट करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रिप यहाँ कट किए, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर डी आया। सिमिलरली सेम टाइप का स्ट्रिप क्या करेंगे, डीएल लेंथ का इधर कट करेंगे, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर भी सेम आएगा, आपका डी आएगा। सेम बहुआ आपका हम हर जगह थीटा देखो जहां निकालना है वहीं लेते हैं। सेम बहुआ ई डी का एक कंपोनेंट इधर टूटेगा डी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर टूटेगा डी साइन थीटा, फिर ऐसे ही इसका बहुआ भी डी कॉस थीटा टूटेगा और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा ऊपर नीचे। एक क्लास और जो है प्योर मैथमेटिक्स ऐसे ही चलेगा, तब जाकर करके फिर कम थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डेरिवेशन को। उसमें जो अनुष्का आपने क्वेश्चन बोली थी, इसमें आपको क्या तकलीफ हो गया, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्यू है, ये भी डिस्टेंस आपका एक्स है चाहे ए है जो भी है आपके पास था। तो अनुष्का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ी है क्या कहीं, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कुछ याद है या नहीं। अच्छा नहीं पढ़ी है। ये हमको बताया कि बाबा कि अगर हमको दो वेक्टर का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे निकालना है, मान लेते हैं बउआ कि हमारे पास एक फोर्स एफ है, दूसरा फोर्स एफ है, मान लो कि तुम यहाँ पे खड़ी हो, कोई आपके कोई एक हाथ को आपका एफ फोर्स इधर खींच रहा है, कोई दूसरे हाथ को कोई दूसरा आपके फ्रेंड है वो इधर खींच रही है, दोनों सेम फोर्स लगा रही है, ये दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा मतलब कि 60 डिग्री है। तो दो इक्वल वेक्टर का 60 डिग्री पर रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या सिंपल हुआ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ 2ab cos थीटा। तो एक वेक्टर क्या एफ है, तो एफ स्क्वायर, दूसरा वेक्टर भी क्या एफ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी एफ है बी भी एफ है 2ab cos थीटा यानी cos 60 डिग्री का रूट अंडर, ठीक है, ये होता है रिजल्टेंट। तो अब इसमें तो कहीं कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद जिसको वेक्टर इतना आता है उसको क्वेश्चन ना बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, लाइक चार्ज है हर जगह दिया हुआ, जैसा भी रहे माइनस रहेगा प्लस रहेगा साइन अकॉर्डिंगली लेना होगा और अकॉर्डिंगली एंगल सोचना होगा। ये क्यू है, ये क्यू है, तो ये इस चार्ज पे फोर्स पूछ रहा है, ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इधर की तरफ, मान लो एफ फोर्स है, सेम हुआ डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम है, तो ये क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा इधर की तरफ, ये भी फोर्स एफ होगा। क्यों फोर्स एफ होगा, मतलब वेक्टोरियली तो अलग है बाबू, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन इधर है इसका डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है बाबू, हमने कहा दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है देखो। और क्या है बाबू, ए है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ये 60 डिग्री हो गया।
एफ का वैल्यू क्या होगा बउआ? एफ इक्वल टू दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स लगता है? कूलम्ब फ्लो के Q1 Q2 तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, R क्या है? ए है, ए स्क्वायर। एफ हो गया बउआ। अब इसका निकालिए, आपका एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। cos st का वैल्यू क्या होता है? बोलो cos st। 1/2 सॉरी 1/2 sin 30 का जो वैल्यू होता है वही cos 60 का होता है। ठीक है, तो 1/2 है, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे cos 60 की जगह 2 से 2 कैंसिल होगा, पूरे पे रूट अंडर है। एफ क्यू प्लस एफ क्यू प्लस एफ क्यू 3f³ होगा, 3f स्क्वायर होगा, एफ स्क्वायर बाहर निकलेगा, 3 का कोई जोड़ा नहीं है, √3f होगा। तो √3 टाइम्स एफ का वैल्यू क्या आ गया आपका? के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे करके ही कुछ एक्सप्रेशन होगा आपका। हो गया, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है? ठीक है। ठीक है, चलो, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो बुआ। ठीक है।